किसानवाड़ी सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम और नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के विषय में हम जानते ही हैं। जैविक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती काफी सरल और फायदेमंद है। हमारे आसपास हमारे किसान भाइयों और बहनों के पास गाय होती ही है, साथ ही देसी गाय का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। एक देसी गाय से लगभग 30 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती की जा सकती है, जबकि जैविक खेती के लिए 1 एकड़ क्षेत्र में लगभग 20 पशुओं के गोबर की जरूरत पड़ती है। प्राकृतिक खेती में एक और शब्द आपने सुना होगा, शून्य लागत प्राकृतिक खेती। ये हमारे छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि वर्तमान में खेती के लिए रसायनों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है और किसानों को कर्ज का भी सहारा लेना पड़ता है। कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम रासायनिक खेती की ओर मुड़ चुके हैं और हमें अपने परिवार समाज को स्वस्थ रखना है, तो हमें प्राकृतिक खेती की ओर लौटना होगा। गाय से प्राप्त सप्ताह भर के गोबर गौमूत्र से निर्मित घोल का खेत में छिड़काव खाद का काम करता है और भूमि की उर्वरता का इससे ह्रास भी नहीं होता, यानी भूमि की उर्वरता भी बनी रहती है। इसके इस्तेमाल से जहां एक ओर गुणवत्तापूर्ण उपज होती है, वहीं दूसरी ओर उत्पादन लागत भी लगभग शून्य रहती है। पहले हमारे कुछ किसान भाई रासायनिक खेती करते थे, जैविक खेती करते थे, लेकिन देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से आधारित जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती और भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती की प्रक्रिया जैविक खेती से कुछ अलग है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो तापमान में जो वृद्धि होती जा रही है, वायुमंडल में आने वाले बदलाव का मुकाबला और उसे रोकने में ये जीरो बजट प्राकृतिक खेती सक्षम है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई कर्ज के झंझट से भी मुक्त रहते हैं और उन्नत कृषि उत्पादों से आम जनजीवन को स्वस्थ जीवन भी प्रदान कर सकते हैं। हमारे देश में खेती को बढ़ावा देने के नाम से लंबे अरसे से कुछ रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे धरती जहरीली होती जा रही है, उपजाऊ शक्ति खोती जा रही है। ऐसे में ये शून्य लागत प्राकृतिक खेती हमारे छोटे और सीमांत किसान भाइयों के लिए वरदान से कम नहीं है। किसान भाई और बहन रासायनिक खादों और कीटनाशक के प्रयोग से खेतों में जहर की खेती कर रहे हैं, ऐसा माना जा सकता है। अनाज और सब्जियों के माध्यम से यही जहर हमारे शरीर में चला जाता है। ऐसे में कई विषम और जटिल हालातों के बाद ये प्राकृतिक खेती, जीरो बजट वाली जो खेती है, ये हमारे लिए जो है एक संबल के रूप में आई हुई है। तो किसान भाई और बहनों, आज कृषि चर्चा में शून्य लागत प्राकृतिक खेती की ही बात करेंगे। ये खेती करने के तरीकों का एक ऐसा समूह है जिसमें बिना किसी लागत के खेती के प्राकृतिक तरीकों को अपनाने की बात कही जाती है। इस विधि की परिकल्पना ये है कि किसान सभी आवश्यक आदान घर या उसके आसपास उपलब्ध संसाधनों के द्वारा ही बनाएगा, जिससे शून्य लागत प्राकृतिक खेती या जीरो बजट प्राकृतिक खेती कहते हैं। जीरो बजट प्राकृतिक खेती बाहर से किसी भी उत्पादकों का कृषि में निवेश का खंडन करता है। इसलिए जीरो बजट प्राकृतिक खेती में देसी गाय के गोबर और गौमूत्र का उपयोग करते हैं। देसी प्रजाति के गौवंश के गोबर और गौमूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत बनाया जाता है। इनका खेत में उपयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्व की वृद्धि के साथ साथ जैविक गतिविधियों का विस्तार होता है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती में संकर बीज, सिंथेटिक बीज, अधिक पैदावार देने वाली प्रजाति का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसके स्थान पर पारंपरिक देसी उन्नतशील जो प्रजातियां हैं, इनका उपयोग किया जाता है। इस विधि से खेती करने से किसान भाइयों को बाजार से खाद और उर्वरक, कीटनाशक, बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे उत्पादन की लागत लगभग शून्य रहती है। जीरो बजट एकल कृषि पद्धति को छोड़कर बहुफसली खेती करते हैं, यानी एक बार में एक फसल न उगाकर उसके साथ कई फसल उगाते हैं। जीरो बजट करने के लिए 4 तकनीकों का प्रयोग खेती के दौरान किया जाता है। आइए इन्हीं पर चर्चा करते हैं। बीजामृत के बारे में जानते हैं। ये मूल रूप से पानी होता है, इसमें 20 लीटर, गोबर 5 किलोग्राम, जो गौमूत्र होता है वो 20 लीटर, चूना 50 ग्राम और सिर्फ 1 मुट्ठी मिट्टी से ये बीजामृत जो है बन जाता है। बीजामृत एक बीज उपचार है जो तरुण जो जड़ें होती हैं उनको कवक के साथ साथ मृदा जनित और बीज जनित रोगों से बचाने में बहुत ज्यादा प्रभावी है। अब जीवामृत क्या है इसके बारे में जानते हैं। बीजामृत तो हमने जान लिया, ये भी गाय के गोबर से ही बनता है। इसमें भी 20 किलो गाय के गोबर की जरूरत पड़ती है। गौमूत्र 5 से 10 लीटर, इसमें गुड़ डालते हैं 20 किलोग्राम और दाल का आटा 2 किलोग्राम
डालते हैं, इससे ये बनता है जीवामृत। प्रत्येक सिंचाई चक्र के साथ साथ फसलों पर ये प्रयुक्त होता है। ये पोषक तत्व प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक उत्प्रेरक घटक के रूप में भी कार्य करता है, जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी गतिविधियों को बढ़ाता है। जीवामृत पौधों में कवक और बीजाणु जनित रोगों को रोकने में भी मदद करता है। इसके लिए जीवामृत केवल अवस्थान्तर के पहले 3 वर्षों के लिए आवश्यक है, उसके बाद ये प्रणाली आत्मनिर्भर हो जाती है। अब एक अन्य तरीका है, इसे हम घन जीवामृत कहते हैं। घन जीवामृत क्या है आइए जानते हैं। ये सूखी खाद होती है। इसे बनाने में 100 किलोग्राम देसी गाय का गोबर लगता है, 2 किलोग्राम गुड़, 2 किलोग्राम दाल का आटा, 1 किलोग्राम मिट्टी डालकर अच्छी तरीके से मिश्रण बना लेना चाहिए। इस मिश्रण में थोड़ा थोड़ा गौमूत्र डालकर अच्छी तरह से मिला लेना चाहिए ताकि घन जीवामृत बन जाए। इसको अब छांव में अच्छी तरह सुखा लें। सूखने के बाद इसको लकड़ी से ठोक कर बारीक कर लें। इसे बुआई के समय या पानी देने के 2-3 दिन बाद जो है प्रयोग कर सकते हैं। पलवार या आच्छादन क्या है? ये मिट्टी पलवार, पुआल या जीवित पलवार द्वारा किया जा सकता है। ये वाष्पीकरण को कम करके मिट्टी की नमी को संरक्षित करता है। जैविक पुआल में मृदा जो मिट्टी होती है वो अधिक समय तक नमी बनाए रखती है और उसमें लाभदायक जीवाणु उपलब्ध हो जाते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये लाभकारी किसान मित्र केंचुए की वृद्धि में सहायक होती है। सिंचाई को कम किया जाना चाहिए और केवल दोपहर के समय ही सिंचाई का अभ्यास करना चाहिए। पौधों की जड़ों को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। वास्तव में जड़ों को जल वाष्प की आवश्यकता होती है। इसलिए वापासा वह स्थिति है जहां मिट्टी में हवा के अणु और जल के अणु दोनों मौजूद होते हैं। अब आइए जानते हैं वापासा क्या है। किसान भाई कम लागत पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए 4 उपचारों का उपयोग करते हैं। बीजामृत गोबर और गौमूत्र का उपयोग करके, जीवामृत गाय के गोबर और गौमूत्र से बना जो मिट्टी का संचारक है, और मल्चिंग जो है अनुकूल सूक्ष्म जलवायु वाली मिट्टी सुनिश्चित करना, और साथ ही एक होती है तकनीक वाफासा, इसको मिट्टी वातन भी कहते हैं। मूल रूप से वाफासा प्राकृतिक खेती में मिट्टी की वो आदर्श स्थिति है जहां मिट्टी के 2 कणों के बीच 50% हवा और 50% नमी वाष्प का मिश्रण होता है। ये पौधों की जड़ों के विकास के लिए आवश्यक है, न कि केवल पानी। वाफासा के लिए जो मल्चिंग यानी कि ढकना जो होता है, आच्छादन जो होता है, और जीवामृत का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है जो केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करते हैं। मिट्टी को जो है सशक्त बनाने के लिए इन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद जो है जानते हैं कि कीट प्रबंधन कैसे किया जाता है। कीट प्रबंधन के लिए सबसे पहली तकनीक है अग्नियास्त्र। स्थानीय गाय का 10 लीटर गौमूत्र और 1 किलोग्राम तंबाकू, 500 ग्राम यानी आधा किलो हरी मिर्च, 500 ग्राम ही आधा किलो यानी कि स्थानीय लहसुन, 5 किलोग्राम नीम के पत्तों के गुदे जो गौमूत्र में संदलित होने से बना है। छिड़काव के लिए 100 लीटर पानी में 2 लीटर ब्रह्मास्त्र लिया जाता है। ये पर्ण लपेट यानी कि जो पत्ती लपेट होता है, लीफ रोलर, तना भेदक स्टेम बोरर, फल भेदक फ्रूट बोरर, फली भेदक पॉट बोरर जैसे कीटों के प्रति प्रभावी होता है। अब जानते हैं नीमास्त्र के विषय में। नीमास्त्र टिड्डियों और मिलीबग्स जो कीटाणु होते हैं उनको मारने में बहुत असरदार होता है। नीमास्त्र के मुख्य घटक हैं 100 लीटर पानी, 5 लीटर देसी गाय का गौमूत्र, 5 लीटर देसी गाय का गोबर, 5 किलो कुचले नीम के पत्ते। गौमूत्र को 100 लीटर पानी में मिलाएं। इस तरल मिश्रण में 5 किलो गाय का गोबर और कुचले नीम के पत्ते और उसकी गुदा मिलाएं। इस घोल को 24 घंटे तक सड़ने दें। एक डंडे से एक दिन में 2 बार इस घोल को घुमाएं। एक कपड़े से इस मिश्रण को छानें। इस मिश्रण को 2 लीटर नीमास्त्र 100 लीटर पानी में मिलाएं और उसका फसलों पर छिड़काव किया जा सकता है। अब जानते हैं ब्रह्मास्त्र के विषय में। 10 लीटर गौमूत्र, 3 किलो नीम के पत्ते, नीम पत्तों का जो गुदा है उसका 3 लीटर घोल, सीताफल की 2 किलो गुदा, पपीते के पत्तों का 2 किलो गुदा, अनार के पत्तों की 2 किलो गुदा, अमरूद के पत्तों की 2 किलो गुदा, लेंटना कामिल्ला यानी राई मुनिया जो होती है उसकी 2 किलो गुदा, और सफेद धतूरा के पत्तों की जो 2 किलो गुदा होती है, ये सबसे ये बनती है। गौमूत्र और नीम के पत्तों की गुदा एक साथ मिलाएं। इसमें सीताफल, पपीता, अनार, अमरूद, लेंटाना कामिल्ला यानी राई मुनिया जो होती है और सफेद धतूरा के पत्तों को मिलाएं और उसे 5 मिनट तक उबलने दें। इसे एक कपड़े में छानें और घोल को 24 घंटे तक सड़ने दें। ब्रह्मास्त्र घोल 1 भाग ब्रह्मास्त्र का घोल 50 भाग पानी में चूषक टिड्डियों, फली छेदक और फल भेदक कीटों पर नियंत्रण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ये शून्य लागत कृषि प्रणाली है इसके मुख्य घटक क्या हैं जी जान लेते हैं।
केवल स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सस्ती उपयोगी वस्तुएं काम में ली जाती हैं, जिसका खर्चा शून्य होता है, क्योंकि गांव में उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग करके मचान, बिजुला, झटका मशीन आदि का उपयोग में लिया जाता है। भारतीय गाय का गोबर और मूत्र चमत्कारी माना जाता है, लेकिन किसी भी देसी गाय का गोबर और गोमूत्र भी अच्छा होता है। गोमूत्र और गोबर का अधिकतम उपयोग करने के लिए ये सुनिश्चित करें कि गोबर जितना संभव हो उतना ताजा और मूत्र जितना ही जीर्ण हो उतना अच्छा होता है, यानी कि पुराना। गौमूत्र, गुड़ और द्विपत्रियों के आटे को योजक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। खेत के चारों ओर वृक्ष लगाने के लिए खेजड़ी, देशी, बबूल, नीम, करौंदा, अगेव जैसे वृक्षों को मेड़ों पर लगाकर फसलों और फल वृक्षों को लू और शीतलहर से बचा सकते हैं। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामान को सही समय पर उपयोग किया जाता है, जो फसल सुरक्षा के लिए काम आते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे हैं? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत। किसान भाइयों और बहनों, हम कई विशेषज्ञों से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं सबसे ज्यादा प्रेरित तब होते हैं जब हमारे उन्नत कृषक हमारे आकाशवाणी के मंच पर आते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो उन्नत कृषक जो हमारे हैं वो आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक विधि और कुछ उन्नत बीजों के साथ साथ जो जैविक उर्वरकों, जैविक खाद, जैविक तरीके से जो जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ पानी की सिंचाई में जो है पानी की बचत करते हैं। ऐसे जो हमारे किसान भाई हैं ये उन्नत कृषक की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे ही उन्नत कृषक आज हमारे स्टूडियो पर आए हुए हैं, तो आइए आज उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कुछ उन्नत कृषि की बारीकियां। तो भैया देखा हमारे बीच एक कृषक भाई आए हैं। कहाँ नाम है भैया अपना के? हमारा नाम शंकर प्रसाद द्विवेदी है। शंकर भैया कैसा नाम अपना? ठीक है। कहाँ से आए ना अपना? हम जयसिंह नगर से आए हैं। अच्छा जी। खेती पाती है? खेती पाती हमारे 6 एकड़ जमीन है, वो हम खेती करे थे। गेहूं बोए हैं, धान बोते हैं। अच्छा। और अभी से नाडब का खाद तैयार करवा रहे हैं जुलाई के लिए, ताकि उसमें से खाद डाल करके और बेहन तैयार करें और रोपाई करवाएं जल्दी, जिससे पैदावार अधिक होती है। और बर्मिन का खाद जो है उसमें डालते हैं, तो बर्मिन के खाद से ही बेहन अच्छी तरह से तैयार होता है और फसल भी अच्छी होती है। बिल्कुल। तो जैसे अपना बताएं कि जैविक खेती पर अपना ध्यान जी हाँ, जैविक खेती, रासायनिक नहीं करी। रासायनिक नहीं करते हैं, जैविक खेती पर ध्यान देते हैं। कहते हैं रासायनिक खाद में मिट्टी क्षार हो जाती है, इसलिए हम जैविक खेती के आधार पर खेती करते हैं। पैदावार भी अच्छा होता है। जी देखिए यह बात है कहा से कि रासायनिक में बड़ा नुकसान हो जाते हैं, शरीरों को नुकसान कराते और माटी के नुकसान होते। और कहते उससे रोगों उत्पन्न होते, इससे हम जैविक खेती पर ज्यादा आधारित है। नाडब के खाद बना लिए थे, वो इनका डाली थे। जब लोग यूरिया और डीपी डाले थे उस समय हम ये खाद डाली थे, जैविक वाले खाद। बहुत बढ़िया। तो देखा नाडेब खाद और केचुआ खाद की चर्चा करें तो थोड़ी बता दी जाए कि कौन मेरे से बनाई थे अपना ही। हम जैसे साहब हमारे जाते हैं वहाँ, तो बताइए एक बार मेरे को कि इस तरह से बर्मिन वाला खाद जो है उसमें बनाइए और डालिए, इसके ऊपर टोपी टाइप का बनाइए ताकि केचुआ खत्म न होने पाए और अधिक वृद्धि हो, छाया बनी रहे। छाया बनी रहे और खाद बहुत अच्छा सुंदर तैयार होता है। उसको भर करके और बोरी में भर कर ले जाते हैं और जहाँ बेहन रहता है वहाँ डालते हैं, जहाँ रोपाई करते हैं वहाँ डालते हैं। पौधे की पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो नाडेब खाद कैसे बनाई थे अपना? नाडब खाद वो है जो चारों तरफ से ईंटा के दीवार तैयार कर लेते हैं और वो है माही डाली थी खाद, गोबर और पानी, यह सब करके नाडब तैयार हो जाता है। बढ़िया अच्छी भुरभुरी टाइप के खाद होती है, जैसे जही हाथ में आराम से बोल जा सकता है।
बहुत बढ़िया। तो अब अपना के खेते में का खड़ा है फसल? अब हमारे खेत में गेहूं बो है, गेहूं तैयार हो गया है। अब कटाई के प्रबंध कर रहे हैं, खेत खनिहाल बना रहे हैं ताकि भूसी का अच्छे से प्रबंध करिए। और मवेशी जो रखे हैं तो उन मवेशी का भूसी अच्छे तरह से धर के, और बरसात के सीजन में जब कहूँ चारा नहीं मिल पावे तो समय भूसी का उपयोग करी थे, चारा का उपयोग करी थे। बहुत अच्छा। तो जैसा अब अपना बताएं कि कटाई की तैयारी चल रही थी, तो अपने पास थ्रेसर है? ट्रेसर तो नहीं है, ट्रेसर गांव से मंगवाते हैं किराए में, वहीं करवा करके और खुद मेहनत करते हैं, उसको भूसी निकलवाते हैं, डलवाते हैं। ट्रेसर द्वारा गेहूं तैयार हो जाती है तो गेहूं का फिर प्रबंध करते हैं, भूसी का प्रबंध करते हैं। अच्छा, जैसे सुनी था कि थ्रेसर में कभी कभी दुर्घटना हो जाती, तो सावधानी के बारे में बताइए कि कौन मेरे सावधानी बरताए? सावधानी वो जो ट्रेसर वाले आते हैं वो बताते हैं कि भाई दूर से डालो, इसको ज्यादा पास में मत जाओ, और बोझी बोझी बना करके ट्रेसर में डालो ताकि ट्रेसर ठीक से चल सके। और आप दूर रहिए, ज्यादा उसमें से ये नहीं कि जल्दी के कारण आप कहीं हाथ चला जाए, कुछ हो, आप सावधानी रखा। खुद का है भैया कि कभू कभू ढील ढाल कपड़ा जैसे साफा साफी बांध दिए, वह फंस के दुर्घटना के कारण बन जाते हैं। तो ये मेरे से सावधानी बरतें का चाहिए थ्रेशर का उपयोग कर। बात थ्रेशर की हो गई, अब सोचे थे कि कौन मेरे से भंडारण करें का चाहिए अपना, जैसे लगा थे कि बहुत दिन से खेती पाती करी थे तो अपना के तो बड़ा अनुभव हुई, तो कहू के भंडारण के कौन मेरे से तरीका हो का चाहिए, एक ही बताई थोड़ी। भंडारण में जैसे सीमेंट के कुठली न बनावे, उसके बाहर तरफ से सीमेंट जरूर रहे, पैक रहे, ताकि चूहा वगैरह प्रवेश न कर सके। और भंडारण में सुखवा के गेहूं डाले या धान डाले तो उसमें से पाई नहीं लग पावा था, जो पखियारी जैसे कहा थे वो चूस लेते हैं धान का, वो नहीं हो पाता है। और आराम से सूखा धान अगर डाले, कहूं से हवा प्रवेश न करे, धान का कुछ नुकसान नहीं हो, न गेहूं कुछ नुकसान हो, न उसमें पाई लग पावे। ऐसा है ये मेरे से भंडारण के समय मतलब सूखा दाना हुआ का चाहिए जब हम अपन खेती बाड़ी भंडारण करें के पहले ये ध्यान रखें के चाहिए। चलिए, मान ले भरी का है मैं कुठला में, हाँ कुठली बना ली थी, कुठला बना ली थी, तो हम कम से कम 10-10 5-5 क्विंटल कुठला है उनमें से धर दी है, तो फिर पूरा माने साल भर का हो गया। फिर जब नया धान आओ तो वही निकाल के दरबा ली है, फिर दरबा के खरे चावल खाते रहे, बस ऐसे ये तरह से भंडारण करते। अच्छा, जैसे जिसके पास ना हो कुठला तो कुठला न हो तो फिर एक बाद वो जो टंकी आवत है रबड़ के या ड्रम आवत है, उन ड्रमन में सुखवा के रखे, चावल रखे तो चावल नुकसान नहीं हो। जैसे अपन जीविका उपार्जन के साधन खातिर 1 साल के आराम से रख लेते, फिर दूसरे साल जब नया पौधा आता है तो जो पिछला वाला बचा होता है उसको दरबाते हैं, नया वाला रख देते हैं, ताकि चावल भी सुरक्षित रहता है और अच्छा रहता है। तो बेची नहीं, इतना होत नहीं है। हाँ बेची थे कुछ, जैसे वहां से बीज निकलवाए सोसाइटी से, तो बीज निकलवा करके बेचे, तब ना उनका पैसा जमा कर दियन, और फिर जमा कर दियन तो फिर अगले साल के बीज खातिर पैसा मिल गया, और खेती करे खातिर से ट्रैक्टर की जुताई वगैरह तो वो मिल गए। तो वैसे ना हम जुताई करके वो अपन पैसा नहीं रहा है घर में तो बस सोसाइटी से ले लियन। फिर एक बाद जब धान आवा तो है फसल कटा तो वहां धान दे दियन, जब तक मैंने उनका रहा, और कुछ पैसा मिल गया था, और कपड़ा लगता यूं त्यों करके जीविका उपार्जन के साधन और अनेक प्रकार के रहा थे, तो वो खैर जीविका उपार्जन में लगाई थे। बढ़िया, यह जरूरी है भाई, सब कुछ चाहिए जिंदगी में ही। तो जैसे अपना बताएं कि बारियों लगाए हैं, बारी में क्या लगाया? बारी में गोभी लगा ले थे, आलू, धनिया पत्ती वगैरह, ताकि जब कहूँ सब्जी उब्जी में ही डाले का, और कहूँ ऐसा आवश्यकता पड़ा था कि रोटी और भरते खाक चले थे, तो अपन वह माही अपन ये मान ले धनिया पत्ती कहीं बुकवा के और टमाटर में डाल के खा के चल दिए जल्दी जल्दी के कारण। अरे ओकर स्वाद है अलग है, जो ताजा ताजा धनिया पत्ती और ओकर बहुत सही बताए अपना। तो आलू लगाए हैं? हाँ आलू लगाए हैं, आलू कम से कम 3 क्विंटल आलू है उपज में है, और घर के आलू समझिए तो बहुत स्वादिष्ट है। तो वही धनिया पत्ती डालियन, लहसुन पत्ती डाल लियन, तो वह हम खा के चल दी जब जल्दी हुआ था। जब काम नहीं रहा तो फिर आराम से स्नान ध्यान पूजा भय, और पूजा के भय के बाद वह अपन खान पियन, तो फिर आराम से रही थे। बिल्कुल।
देखा वाह आलू भरता के आनंद अलग है, का बताइए अपना कहीं है ना। हम बच्चे भून के बनाई थे, चूल्हा तो जलदत रहा था तो बढ़िया सुंदर भून लिए ना, ओके स्वाद के बात है अलग है। अच्छा यह कहन अपना से कि आलू हो जाते यही बेचते हैं ना अपना। आलू थोड़ी बहुत बेची थे, नहीं तो जब जाने थे कि वो आलू खराब होने वाला है तो वही रेत के ढेरी बना ले थे और रेत के ढेरी में रख देते आलू, तो वो कुछ कम खराब होते, जाने तो कुछ खराब होने वाला है तो फिर वही बाजार में दे देते। अच्छा मतलब ये मेरे से सावधानी बरत जाते, जैसे हम बच्चे फैला दिए तो हाँ, सड़न नहीं लेता है उसमें सड़न नहीं होता है और आलू सुरक्षित रहता है। ये तो होगा अपन का खेती पाती और का आजीविका के साधन है अपना। अब एक प्राइवेट स्कूल में ही नौकरी करी थे, पढ़ाई था ना लड़कन का है, और फिर जब जो समय बचत था हम पूरा ध्यान खेती में देते। खेती हमारा मुख्य प्रिय है, हमारे पिताजी खेती में ध्यान देते रहे, कहते रहे कि दादू खेती करा। और तो हो गया प्राइवेट में जाई थे पर खेती में ही हम पिताजी कहें खेती बहुत अच्छा है, खेती करा। कहते कहा कि 15 दिन आषाढ़ के और 25 दिन कार्तिक के, इतना में राजा रही है कर खेती कर ले। बहुत सही। तो देखा जैसे अपना बताएं कि खेती पाती तो है पर पूरे समय जैसे अब खेत में लग गए फसल वो तो खड़ी है, तो अब क्या करी तो स्कूल ज्वाइन कर लिए है। अच्छा गांव में स्कूल है तो लड़का बिटिया आउट है, बिटिया को पढ़ाते हैं। हाँ लड़का बिटिया सब आउट है स्कूल में ही, और अपने भारतीय सभ्यता के अनुसार वहाँ ज्ञान उपार्जन होते रहते हमारे, सब लोगों से मिलत जुलत रहे थे, पढ़ाई लिखाई थे अच्छे थे, वहाँ हमरो ज्ञान बढ़ा थे और लड़कनों के ज्ञान बढ़ा थे। और खेती बाड़ी में ध्यान देते तो बहुत अच्छी बात रहा थे। हम ये आत्मसंतोष हो रहा था, चला हम लड़कनों को शिक्षित करी थे, यहाँ पेड़ पौधों का ही अच्छा उपार्जन हो रहा है, तो ठीक है समय में ही अपन चले गए स्कूल, स्कूल से आते पूरा खेती बाड़ी में समय दे थे। बहुत अच्छी बात। अच्छा जैसे स्कूल में लड़का कम आउट है, अब तो खैर कोरोना चलत रहा, धीरे धीरे अब सब खत्म हो जाते तो स्कूल तो बिटियों के लड़कन का सबके बराबर के संख्या आ रही है कि नहीं? हाँ बराबर संख्या आ रही है, इस समय परीक्षा हो रहा है तो परीक्षा में सब बच्चे आते हैं परीक्षा दें, तो वो परीक्षा देते हैं। अच्छा लड़कन का बताओ कि कौन मेरे से तैयारी करें का चाहिए, उन्हीं पढ़े कहीं पढ़े का उन्हीं पहले बता दीजिए। जिसे हम लोग पढ़ाते हैं तो एक बार पढ़ाने के बाद कहते हैं भैया जो हम पढ़ा दिए उसको आप हृदयंगम करिए, पढ़िए उसको, जो हम यहाँ पढ़ाएं उसको घर में भी मनन करिए, चीजें न भूलेगी आपको कभी। और टाइम टेबल बना देते, इतने बजे सवेरे प्रातः जागरण है, फिर नए स्वल्पाहार नाश्ता का, फिर नाश्ता के बाद पढ़ाई का, कि जैसे हिंदी पढ़ेंगे इंग्लिश पढ़ेंगे, उसका टाइम टेबल बांट दिए हैं कि प्रत्येक दिन और प्रत्येक सब्जेक्ट को आप जरूर एक बार पढ़िए, जितना हम लोग पढ़ाते हैं उतना। अच्छी बात। देखा बराबर साल भर पढ़िया तब बोझा न पड़ी, नहीं तो काल परीक्षा तो वो आज रात भर जग के पढ़ रहे हैं, ये स्थिति नहीं होगा चाहिए। तो कौन क्लास तक है स्कूल? स्कूल 8वीं क्लास तक है, 8वीं कक्षा तक, उसको अष्टम कहते हैं अपन संस्कृत भाषा में। संस्कृत में अष्टम कहते, संस्कृत पढ़ाऊ थे ना? जी जी अपना का पढ़ाई थे? हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं और गणित पढ़ाए थे। 5वीं तक ऑल सब्जेक्ट है जो कहते हैं प्रधानाचार्य जी की यही पढ़ावा, तो वही में पढ़ाई थे सब, जो विषय में भेज दी वह विषय पढ़ा ली थी। मारत पीटत तो नहीं, अपने स्कूल में तो मारे पीटे वाला बात नहीं है, कौनों की अच्छे से प्रेम पूर्वक जितने बच्चे इनका पढ़ाओ उतने अच्छे से पढ़िए और लगाव रखत हैं कि मास्टर कहीं प्रणाम नहीं करें। हम जो जिस विद्यालय से जो गली से निकल जाए थे तो आचार्य जी प्रणाम करते हैं, बड़ा स्नेह भावना दिखाओ थे, और वही बाबा को कहा थे आई गुरु जी करके संबोधित करते हैं। देखिए यह सम्मान चाहिए है कि नहीं, तो यह सम्मान होगा चाहिए। और बच्चों में भी अच्छे से संस्कारों के बारे में अपना के बताई थे अपना बच्चे स्कूल में ही। क्या बजे से क्या बजे तक स्कूल रहा थे? स्कूल हमारे 10:20 में हम विद्यालय पहुंच गए थे और 4:30 में घर वापसी रहा थे। 4:30 बहुत बढ़िया स्कूल अपना पढ़ाई थे ना। और देखा लड़का बिटियन का ही शिक्षित करब भी बड़ा जरूरी है, और उनके अभिभावक भेज देते हैं आसानी से। हाँ आसानी से भेज देते हैं, वहाँ कोनो तकलीफ नहीं है, चारों तरफ बाउंड्रेशन है, सुरक्षा है, चपरासी है, राहत है, देख रेख करते हैं पूरा। हम लोग पढ़ाते लिखाते रहते हैं जी। खेल कूद की भी व्यवस्था? हाँ खेल कूद का प्रांगण बहुत बड़ा प्रांगण है, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट आज सब बच्चे खेलत रहते हैं। उनका सामग्री मंगवा लेंगे है विद्यालय में, तो क्रीड़ा प्रतियोगिता होत रहा थी, जैसे जिले से बुलवा ली है और लड़कन का हमारे यहाँ के बच्चे प्रशिक्षित होते रहते, कैसे खेलत है शहर वाले कैसे नहीं है, ये पूरा ध्यान रखा थे वहाँ के बालक। और हम लोग भी ध्यान रखते हैं कि भाई देखो शहर में इस तरह से खेल होता है, आप एक्टिव रहिए, सब बच्चों को समझावत रही थे। देखिए ये व्यायाम होते लड़कन के, नहीं तो आजकल के लड़का बिटिया शहरन में ही तो देखी था कि मोबाइल में बिजी रहते हैं। हाँ टीवी आए, मोबाइल आए,
अब वहाँ टीवी मोबाइल का नहीं, अब पूरा ध्यान दे दे कि आप पूरा ध्यान रखिए पढ़ाई में, अभी पढ़ने का समय है, टीवी का नहीं। टीवी जब आप लोग शिक्षित हो जाएं और कहीं नौकरी मिल जाए तो फिर आप आराम से चैन से टीवी देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे, ऐसा करके। और जो आता रहता है वो टीवी में वगैरह, तो देखिए आप कहाँ वैकेंसी निकलती है, ऐसा कुछ अभी से तैयार करिए ताकि व्यापम आप अच्छे से निकाल सकें। और ये पीटी पीएमटी समझावत रही थे कि जैसे आज भाई 12वीं के बाद अपना पीटी देखो, इंजीनियरिंग मजाक है तो पीईटी और मेडिकल मजाक है तो पीएमटी, एकर आगे अबे से शुरू करा, जब न्यू मजबूत रही तो फिर आगे स्तर सुधर जाएगा। बिल्कुल लक्ष्य पहले से निर्धारित करें। बहुत बढ़िया अपना बताएं। तो ये तो बढ़िया बात अपना बताएं, बड़ी बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, तो रिजल्ट बढ़िया रहा था लड़कन। हाँ, रिजल्ट कम से कम जैसे 60-70% तो फर्स्ट डिवीजन लड़का रहा थे, और सेकंड थर्ड बहुत कम रहा थे, 8 हो गए तो हो गया, नहीं तो सेकंड नहीं आवे। मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई है, सब बच्चे एक्टिव हैं, यह बहुत जरूरी बात है। देखा शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है, खान पान सब तरह के। अच्छा, टिफिन के बारे में कुछ कही, लड़का सारे कुछ ढंग से टिफिन करे नहीं, टिफिन तो हमारे यहाँ नेसेसरी है कि प्रत्येक माने भैया टिफिन लाइन के आवे। टिफिन में दोपहर में भोजन जब होते मंत्र के साथ भोजन हुआ तो वहाँ देखी थे कि सब लड़का लाए हैं कि नहीं लाए हैं टिफिन। अगर नहीं लाए होते हैं तो उन्हीं कहे थे कि भाई वो स्वल्पाहार के नाम से संबोधित करे थे हम कि स्वल्पाहार लाइन के आवा, दोपहर में अगर खा लिया तो फिर नया ताजगी आ जाए। जब हम पढ़ो तो ये अच्छे से आप एक्सेप्ट करेंगे, अच्छे से माने पढ़ेंगे और समझ में भी आएगा। कहते कहाँ भूखे वजन हो गोपाला धर ले अपन कंठी माला, तो ऐसे है कि भाई भोजन कर लें, थोड़ा सा स्वल्पाहार हो जाए तो मन फिर ताजगी आ जाती है, तो फिर पढ़ने में मन लगने लगता है। ऐसा हमारे यहाँ का नियम है। बहुत अच्छी बात। पर सरकारी स्कूल में तो मध्याह्न भोजन मिला थे। हाँ, सरकारी स्कूल में मिला था, लेकिन हमारे मध्याह्न भोजन नहीं मिले। तो वो बालक बालिका पढ़ाई के उद्देश्य से ऐसे वहाँ आकर्षित होते, अच्छा पढ़ाई लिखाई होती। बहुत अच्छी बात। चलिए भैया, बड़ा सुंदर जानकारी दी है, खेती पाती के बारे में बताएं और मास्टरी के बारे में बताएं। तो देखो मास्टर अच्छा हो, सबसे प्रेम से स्नेह से बोले, मारे पीटी न करे, तो फिर लड़का बिटिया मन से पढ़ाते। चलिए अपना हमारे स्टूडियो में आए ना, अपना का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया लाग ना। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।